अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। मफाहमत और इत्तेदाल का इस्तारा समझे जाने वाले हमास के सरबरा इस्माइल हानिया को गुज़िश्ता शब जंगजू अनासिर ने बुज़दिलाना हमले में शहीद कर दिया। गजा इसराइल जंग में अमन की कोशिशों में एक कलीदी किरदार अदा करने वाले इस्माइल हानिया का ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में निशाना बनना खुद ईरान की सलाहियतों पर सवालिया निशान है। 61 साल की उम्र में शहीद होने वाले इस्माइल हानिया ने गजा के एक मुहाजिर कैंप में आग खोली, अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों में तालीम हासिल की और 80 की दिहाई में हुए पुरअमन एहतजाज से अपने सियासी करियर का आगाज किया। जेलें काटने के बावजूद शहीद इस्माइल हानिया हमेशा अमन के दाई रहे और मरते दम तक तनाज़ात को मुफाहमत के साथ हल करने की कोशिश करते रहे। फलस्तीन के पुरअमन हल के लिए इस्माइल हानिया ना सिर्फ खुद बल्कि अपने खानदान के 32 अफराद की कुर्बानी दे चुके थे। अक्टूबर 2023 में गजा शहर में उनके घर पर इजरायली फिजाई हमले में खानदान के 14 अफराद शहीद हुए, जिनमें एक भाई और भतीजा शामिल थे। नवंबर 2023 में उनकी एक पोती इजरायली फिजाई शहीद हुई। उसी महीने के आखिर में उनका सबसे बड़ा पोता इजरायली हमले में शहीद हुआ। इस साल 10 अप्रैल को 3 बेटे और 3 पोते गजा में इजरायली फिजाई हमले में शहीद हुए और अभी एक माह कबल 25 जून 2024 को खानदान के 10 अफराद, जिनमें उनकी 80 साला बहन भी शामिल थी, जो इजरायली फिजाई हमले में शहीद हो गई। गजा और इजराइल में सालिस कतर और मिस्र ने अपने बयानात में कहा है कि ये वाकया तनाज़े के पुरअमन हल की राह में रुकावट और जंग को हवा देने का बाइस साबित होगा। चीन और रूस ने भी कुछ ऐसे ही खदशात का इजहार किया है, जबकि पाकिस्तान ने महज मजम्मत पर ही इक्तफा किया है। फॉरेन ऑफिस से आपको पता है कि स्टेटमेंट सामने आ गई है, अगरचे हुकूमती लीडरशिप की तरफ से खामोशी ताहाल बरकरार है। अमरीकी वजीर खारजा ने इस्माइल हानिया की शहादत में अमरीका के किसी भी किस्म के किरदार की नफी की है, जबकि इजराइल हमेशा की तरह पूरे मामले पर खामोशी इख्तियार किए हुए। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब ने अपने बयान में कहा है कि इजराइल ने अपने लिए सख्त सजा की बुनियाद फराम की है। इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला लेना तेहरान का फर्ज है। ईरान में 3 रोजा सोग का ऐलान करके लाल परचम लहराकर इंतकाम लेने का बाज़ाब्ता ऐलान भी किया जा चुका है। दूसरी तरफ आज की मुल्की सियासत के हवाले से बात करें तो उसमें भी पेशरफ्त नजर आ रही है और इलेक्शन एक्ट की कायमा कमेटी से मंजूरी वो सामने आई है। आने वाले चंद दिनों में इसके सियासी मंजरनामे पर काफी गहरे असरात मुरतब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के मंदरजात और हुकूमत की जल्दी साफ जाहिर कर रही है कि हुकूमत का मकसद सिर्फ और सिर्फ मखसूस नशिस्तों वाले फैसले की नफी करना है। कमेटी ने एक्ट 8-4 के तनासुब से मंजूर किया। पीटीआई अरकान ने बिल के मुखालफत की, जबकि जेयूआई ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। एब्सटिनेंस का उनकी तरफ से मुजाहरा किया गया है और साथ साथ हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी कमेटी इजलास में हाजिर ही नहीं हुई। या ये बात काबिल गौर है कि हुकूमती उमूर में पीपल्स पार्टी का किरदार सबसे मशकूक साबित हो रहा है। जब आईनी ओहदे लेने का वक्त होता है तो पीपल्स पार्टी आगे आगे होती है, लेकिन जब मुतनाज़ा कोई मामला आ जाए तो पीपल्स पार्टी बड़ी खूबसूरती से अपना दामन बचा कर निकल जाती है। जैसे कि हतक इज्जत कानून की मंजूरी के वक्त गवर्नर पंजाब, आपको याद होगा, बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रहे थे, लेकिन ये बातें करके वो दुबई रवाना हो गए और स्पीकर पंजाब असेंबली ने कायम मकाम गवर्नर होने की हैसियत से बासानी एक्ट पर दस्तखत कर दिए। इसी तरह एक और मुतनाज़ा कानून साजी के खिलाफ जाने के बजाय सदर आसिफ अली जरदारी ने दुबई जाना बेहतर समझा और पीछे चेयरमैन सेनेट जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कायम मकाम सदर के तौर पर नैब तरामीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। सो पीपल्स पार्टी हुकूमती फैसलों को ओन करने से तो इनकारी है, मगर जब मखसूस नशिस्तें माल गनीमत में मिलें तो रख लेती हैं। सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर भी कहा कि ये नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए, मगर आज जब पीपल्स पार्टी को नजर आ रहा है कि हुकूमत बादियों नजर में सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ एक फैसले को काउंटर करने के लिए कानून साजी कर रही है, तो पीपल्स पार्टी पतली गली से निकल रही है। लेकिन अब देखना होगा कि इलेक्शन एक्ट की मंजूरी के वक्त कौमी असेंबली इजलास में पीपल्स पार्टी क्या रोल प्ले करती है, क्या किरदार अदा करती है। बहरहाल मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए हुकूमत सिर्फ कानून साजी तक महदूद नहीं नजर आ रही। जराए से खबरें ये आ रही हैं कि वो तमाम MNAs जो 41 के करीब हैं, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ में शमूलियत के हवाले से हलफनामे जमा करवाने थे, वो कहीं गायब होते जा रहे हैं। वो अपने हलकों में नहीं मिल रहे, वो अपने लॉजेस में नहीं है। जैसे कि मंडी बहाउद्दीन के चौधरी इम्तियाज साहब, जिनके बारे में ये आई है कि उनको पंजाब एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की हिरासत से कोई नामालूम अफराद अगवा करके ले गए हैं। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब वो क्या कह रहे हैं और वो DPO गुजरात को क्या धमकी दे रहे हैं, आइए सुनते हैं।
اور جس طرح اس ملک میں یہ نظام چلانا چاہتے ہیں ظلم کا نظام, ابھی ایک طرف چوری اور دوسری طرف سینہ زوری, ایک طرف جو ہے نا یہ انہوں نے اغوا کیا ہے. میں تو کیٹیگریکلی کہتا ہوں جو ڈی پی او ہے, اگر چودھری امتیاز کو کچھ ہو گیا ڈی پی او صاحب تو تم ذمہ دار ہوگی. اور ناظرین ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف, سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف, ممبر قومی اسمبلی سردار لطیف کھوسہ صاحب. although he needs no introduction. کھوسہ صاحب السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ اس آن دا شو. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں بلال اظہر کیانی صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز, اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل بھی ہیں آپ پارٹی کے, اور ممبر قومی اسمبلی. بلال صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پلیز ود یور پرمیشن آئیڈ لائک ٹو اسٹارٹ ود کھوسہ صاحب, بیکاز آج ایک رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے. کھوسہ صاحب, قائمہ کمیٹی سے آج الیکشن ایکٹ ترمیمی بل جو ہے وہ منظور ہو گیا 8-4 سے, اور although کہ یہ اس پہ ایک رد عمل گزشتہ روز بھی آیا, آپ کی پارٹی نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ رجوع کریں گے, لیکن 2017 سے اب یہ ریٹروسپیکٹیولی یہ اپلائی ہوگا. تو کیا کھوسہ صاحب یہ سمجھا جائے کہ فل کورٹ کا جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے وہ غیر مؤثر ہو گیا؟ دیکھیں, ایک تو ابھی بل پاس نہیں ہوا, غیر مؤثر کا کیا سوال ہے. ابھی تو پارلیمنٹ کی نیشنل اسمبلی میں آئے گا, اس کے بعد سینٹ میں جائے گا, اس کے بعد یہ اسینٹ کے لیے جائے گا. ہنوز دلی دور ہے, لیکن پہلے تو یہ مجھے فراڈ سمجھ نہیں آیا. ایک تو کل بلڈوز کر کے بغیر ہمیں کوئی کاپی سپلائی کیے ہوئے یہ بل لے کرنے کی جو ہے انہوں نے ہاؤس سے اجازت لے لی ہے. آج میں حیران ہوں کہ یہ جو میں سن رہا ہوں اور آپ کے توسط سے بھی, کہ یہ تو ریفر ہوا تھا, اور ہمیشہ جو بھی کوئی قانون کے متعلق بل ہو وہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے پاس ریفر ہوتا ہے. میں بھی لا اینڈ جسٹس کمیٹی کا ممبر ہوں. آج وہ کل جو ایاز صادق صاحب اسپیکر تو کم ہیں, وہ پی ایم ایل این کے وہ ماشاءاللہ نمائندے کی حیثیت سے ابھی تک وہ کام کر رہے ہیں, تو انہوں نے ریفرل تو کی تھی لا اینڈ جسٹس کمیٹی کو, اور وہاں لا منسٹر صاحب بھی موجود تھے جو اتفاق سے میرے شاگرد بھی ہیں. لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس کیسے چلا گیا. کبھی لا اینڈ کوئی قانون کے متعلق ترمیمی بل کبھی بھی لا اینڈ جسٹس کمیٹی سے بائی پاس نہیں کیا جاتا. تو یہ تو جب جمعے کو ہوگا انشاءاللہ ہماری سیشن ہوگا, تو اس میں ہم پوچھیں گے نا, اور ہم احتجاج کریں گے اسمبلی کے اندر بھی, اور ایاز صادق اسپیکر سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے تبدیلی ہو گئی. کیا یہ فراڈ پہ فراڈ اس طرح سے کرتے چلے جائیں گے؟ لیجسلیشن سے بھی فراڈ ہے, پہلے فارم 47 کا قوم سے فراڈ ہوا, الیکٹورل فراڈ ہوا. کیا اس طرح سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ایوان چلا لیں گے, پارلیمان چلا لیں گے؟ صاحب آپ کے احتجاج سے ہوگا کیا ایونچولی؟ تو پھر جمعے کے روز ہمیں نظر آئے گا کہ ایوان سے یہ پاس ہو بھی کنوینئنٹلی ہو جائے گا. چلیں, اگر بلڈوز کرنا ہے تو کر لیں, یہ بھی خواہش پوری کر لیں, اور پھر سپریم کورٹ جو ان کی درگت بنائے گی وہ بھی آپ دیکھ لیں گے. میں چاہوں گی بلال صاحب اس کو رسپونڈ کریں. بلال صاحب, کھوسہ صاحب نے جو کہا کہ ایک تو بغیر کاپی سپلائی کیے, پھر لا اینڈ جسٹس کمیٹی کو بائی پاس کر کے, مطلب واٹ پرومپٹڈ یو ٹو برنگ دس بل, یہ امینڈمنٹ بل آپ لے کر آ رہے ہیں, اور آپ تو ایک ہیڈز آن مطلب سپریم کورٹ کے ساتھ ایک ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے خلاف کیوں جانا پڑ رہا ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں آپ کے اس سوال میں. آپ پہلے کھوسہ صاحب کے سوال سے ہی آپ وہ کریں کہ یہ بائی پاس کیسے کر سکتی ہے لا اینڈ جسٹس؟ جی دیکھیے, سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو. میرے خیال سے کھوسہ صاحب کو تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. کل یہ بل ریفر ہی پارلیمنٹری افیئرس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو ہوا تھا. اسٹینڈنگ کمیٹی کوئی بھام نہیں ہے سر, آپ سر تحمل سے بات تو سن لیجئے نا, گزارش ہے کھوسہ صاحب. سر سپریم کورٹ کے سوری اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس کو دوسرا معاملہ ریفر ہوا تھا جو سپریم کورٹ کی ایک اور ججمنٹ کے حوالے سے ہوا تھا. اور میری خیر انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ پہلے بھی پارلیمنٹری افیئرس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو الیکشن ایکٹ کے حوالے سے معاملہ جاتے رہے. الیکشنز ایکٹ آئی تھنک الیکشنز ایکٹ کے حوالے سے پہلے بھی جاتی رہی ہے. بہرحال اس چیز کو چیک کیا جا سکتا ہے. اور کل اسٹینڈنگ کمیٹی اور پارلیمنٹری افیئرس کو یہ معاملہ گیا تھا, اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس کو دوسرا معاملہ گیا تھا جو سپریم کورٹ کی ایک ورڈکٹ جس کے اوپر بدقسمتی سے آپ نے دیکھا ہے کہ فتوے بھی آئے ہیں, اس معاملے کے اوپر جب ایک ڈسکشن ہوئی کل ہاؤس میں تو وہ معاملہ ادھر ریفر ہوا تھا. دوسری بات
खोसा साहब गुजारिश है, बात तो करने दीजिए ना। कोई जा सकती है कहीं यस, और? आप इनके साथ शो कर लीजिए। नहीं, कर लीजिए। मैं तो आपसे, मैंने आपसे शो से पहले भी यही गुजारिश की थी कि आप बेशक खोसा साहब के साथ सोलो कर लीजिए, तो मगियात देख लीजिए। आई मीन अब 2017 से आप कह रहे हैं इसका इतलाक होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली होगा। ऑलरेडी मुझे मौका मिल जाए तो मैं एक दफा समझा देता हूँ जी। देखिए, बात यह है कि हम इस बिल के अंदर बुनियादी तौर पे, जिसको अभी खोसा साहब ने फ्रॉड करार दिया, क्योंकि इनके लिए आइन और कानून फ्रॉड ही है जब तक इनको कुर्सी ना मिले। इस कानून पे हम बुनियादी तौर पे 3 बातें कर रहे हैं। इस कानून के अंदर हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले एक शख्स जो मुकर्ररा वक्त पे अपनी डिक्लेरेशन रिटर्निंग अफसर के सामने किसी जमात के साथ अफिलिएशन की नहीं फाइल करता, तो वो आज़ाद कैंडिडेट तस्वर होगा। अगर वो आज़ाद कैंडिडेट तस्वर होगा तो वो इलेक्शन के बाद ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने किसी जमात से इलेक्शन लड़ा है। ये ऐसी चीज़ है जो आइन और कानून ऑलरेडी कहता है और जिसके ऊपर प्रैक्टिस में भी सब जमातों ने इत्तफाक किया। दूसरी चीज़ हम इसमें ये कह रहे हैं कि एक जमात जिसने रिजर्व सीट्स की लिस्ट ही जमा नहीं कराई हुई, वो कल इलेक्शन के बाद कोटे की मुस्तहिक नहीं हो सकती। और तीसरा हम ये कह रहे हैं कि एक आज़ाद कैंडिडेट जब एक दफ़ा एक जमात ज्वाइन कर ले तो वो फिर जमात ज्वाइन करना इर्रिवोकेबल होता है, क्योंकि अगर आप उसको रिवोकेबल कर दें तो 63A डिफेक्शंस, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो हम वही बात कर रहे हैं जो आइन और कानून में ऑलरेडी दर्ज है, मगर रीसेंट डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं जिसमें ऐसी चीज़ें जो जनरल प्रैक्टिस के तौर पर भी एक्सेप्ट की गई थी, जो आइन और कानून ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है, उसके ऊपर अभाम बना है। इसलिए हमने ये समझा कि इन शिकों को मजीद मजबूत करना चाहिए और इसलिए हम ये बिल लाए हैं जी। बट बिलाल साहब, यानी कि इनके जो 41 MNAs हैं उनका ही रास्ता आपने रोकना है, मतलब 2/3 मेजोरिटी से आपने करना क्या है? बात 2/3 मेजोरिटी की, नंबर्स की है ही नहीं, बात आइन और कानून की पासदारी की है। देखिए बात तो ये है, आइन की पासदारी के लिए आप ये मूव कर रहे हैं? बिल्कुल जी। देखिए, इलेक्शंस एक्ट आइन की शिकें हैं, आइन की शिक 51 भी है, 106 भी है। ये दोनों शिकें आपकी फॉर एग्जांपल रिजर्व सीट्स के हवाले से और उसके अंदर इंडिपेंडेंस ने किस कंडीशन पे काउंट होना है, ये उसके साथ डील करती हैं। इलेक्शंस एक्ट आपकी मौजूद है। एक लॉ मेकर्स ऑफ द कंट्री ने, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रीसेंट लॉ मेकर्स जिन्होंने 2017 की इलेक्शंस एक्ट बनाई, जिसके अंदर गैर हासिल शमूलियत उस कंसल्टेटिव प्रोसेस में पीटीआई की भी थी, उन्होंने एक स्पिरिट और इंटेंट के साथ एक लॉ बनाया। अगर आज हमें लग रहा है कि वो नहीं, उसकी स्पिरिट और इंटेंट नहीं इंप्लीमेंट हो रही, तो उसका पैरा देना भी कानून लॉ मेकर्स का काम है जी। एंड दिस इज व्हाई वी हैव प्रपोज्ड दिस। साहब, पार्लियामेंट जो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, कैन पार्लियामेंट इनैक्ट अ लॉ जो कि काउंटर करे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर? कौन सी पार्लियामेंट की बात कर रही है? फॉर्म 47 की पार्लियामेंट? किस जमात की बात कर रहे हैं? किस हुकूमत की बात कर रहे हैं? ये जो घुस बैठी हैं जिनको अवाम ने मुस्तरद किया, 17 सीटों वालों को 105 सीटें दे दी गई हैं, आप इसको पार्लियामेंट कहेंगे? आप इसको फ्रॉड नहीं कहेंगे अवाम के साथ, अवाम के मैंडेट के साथ? जो जमात कहती थी कि वोट को इज्जत दो, क्या ये वोट को इज्जत दें? जो डॉक्टर यास्मीन से हारे हुए हैं, इनके हेड जो हैं, जो ख्वाजा आसिफ बड़े दबांग कहते हैं, कोई हया होती है, कोई शर्म होती है, रेहाना डार से बुरी तरह हारे हुए हैं, उसको आप जो है पार्लियामान कहेंगे? खोसा साहब, आप भी पार्लियामान का हिस्सा ही है ना, आपकी जमात भी पार्लियामान का हिस्सा ही है। हमारी तो बन गई। मैं अब कल बतौर पीटीआई के मैंने ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, ये जरा ये देखें हुकूमत क्यों बिलाल के पीछे छुप रही है। हुकूमत खुद क्यों नहीं है अगर बिल लेके आई, अगर उनको इतना ही शौक था कानून को सीधा करने का और आइन पर अमलदारी का, तो खुद आते सामने आते भी नहीं, छुपते भी नहीं है। ये बिलाल साहब को जो है तोप के आगे खड़ा कर दिए। देखें, ये सुप्रीम कोर्ट में इसको बड़ा सख्त नोटिस लेगी, आप देख ले जरा, क्योंकि ये बड़ा ये वो नहीं है वक्त जहां इन्होंने जो है इबाम में डाल के सारी कानून साजी करके अपने आप को पवित्र करके सारे कानून अपने मनपसंद बनाकर और अपने आप को सारे केसेस से बरी कुलजिमा करवा दिया था और नैब अपनी बांगी और लौंडी बनाकर अपने सारे इंक्वायरीज और सब क्लोज कर दिया था। माफ कीजिएगा, ये कौम एक एक चीज का इनसे हिसाब लेगी। ये अपने लिए ही ये गड्ढे खोद रहे हैं, ये खोदते रहे। ये हुकूमत पहली हुकूमत देखी है जो खुद चाहती है कि बेयकीनी की कैफियत रहे, बेयकीनी और बेचैनी की कैफियत रहे। ये मुझे नहीं लगता कि ये इस मुल्क में चाहते हैं कि सियासी इस्तेकाम आए, और सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो ये कभी भी मुआशी इस्तेकाम नहीं इस मुल्क में ऐसा ही है। और स्टेट ऑफ डिनाइल में, ये स्टेट ऑफ डिनाइल से निकले, स्टेट ऑफ डिनाइल में है। ये समझते हैं आज ये बगैर गार्ड के, बगैर डाले लिए, बगैर पुलिस के, बगैर एस्टैब्लिशमेंट के, ये जरा बाजार में जाकर देखें। पहले तो वोट चोर कहते थे, अब गंदे अंडे भी मांगे। मैं उसकी तरफ भी आऊंगी, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ आपकी जमात भी बहरहाल देख रही है, आपके लीडर भी जेल से बैठ के उन्हीं से मुज़ाकरात, और आज का आपका भी स्टेटमेंट है जहां पर आप कहते हैं मुज़ाकरात
ان سے ہوں گے جنہوں نے اس حکومت کو بٹھایا ہے. اور کنہوں نے اس حکومت کو بٹھایا ہے میں اس پہ بھی بات کروں گی, لیکن بلال صاحب سے میں ضرور یہ کامنٹ جانا چاہتی ہوں کہ بلال صاحب اس پورے تنازع میں, اس پورے سیناریو میں جہاں پہ کھوسا صاحب بھی کہہ رہے ہیں سیاسی عدم استحکام ہے, اس سے جڑا معاشی عدم استحکام ہے, اور حکومت کے لیے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ اٹس ناٹ انف, ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرح یا کیوس کی طرف مزید پش کرتی ہوئی موجودہ مطلب آپ لوگ نظر آ رہے ہیں, تو ایک کانسٹیٹیوشن میلٹ ڈاؤن کی طرف. تو آپ مجھے بتائیے علینا صاحبہ, اگر ہمیں لگ رہا ہو کہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہو رہی ہے اور ایک لا میکرز کی انٹینٹ کو اوور رول کیا جا رہا ہے اور ایک الیکشنز ایکٹ اور آئین کی شکیں ایک بات کہہ رہی ہیں, تو اور اگر ہم اس کے سامنے اپنے کانسٹیٹیوشنل ٹولز کو استعمال کر کے ایز اے لا میکر میں بل پروپوز کرنے کا حق رکھتا ہوں, اسٹینڈنگ کمیٹی اس کو کنسیڈر کرنے کا حق رکھتی ہے. ریویو میں بھی آلریڈی دیکھیے آپ ریویو میں گئے ہوئے ہیں, لیکن سپریم کورٹ کے آرڈر کی اگر ڈیفائنس نظر آئے گی, واٹ سارٹ آف میسج آر یو wait. At the same time, judgments can also be wrong. And I think... And Parliament can undo any Supreme Court judgment? No. Parliament can make laws. Can make laws? Yes, not undo the judgment? No. We are making a law. We are making a law, and not only that, we are making a law that already we believe is supported by the articles of the Constitution اور Elections Act کی existing شکوں کے ساتھ, اور ہم اس کو مزید strengthen کر رہے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میں نے آپ کو یہاں پہ کہا, میں نے آپ کو ایک شک میں کہا کہ ریزرو سیٹس کی اگر آپ نے پہلے لسٹ نہیں جمع کرائی تو بعد میں آپ کوٹے کے مستحق نہیں ہوتے, اس میں کیا خراب بات ہے؟ سر کانسٹیٹیوشن میں تو آپ کو بھی ریزرو سیٹس ملنے کا نہیں ہے. نہیں, میں دیکھیے اب آپ شکوں کی بات کریں, آپ تو اس کے اوپر ایک مفروضے کے اوپر آپ ایک بنیاد بنا رہی ہے, میں آپ سے ایک شک کی بات کروں, میں ایک امینڈمنٹ لے کے آیا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جماعت جس نے الیکشن سے قبل ایک لسٹ نہیں جمع کرائی ہوئی پرسکرائب پیریڈ کے مطابق, جو کہ آئین اور قانون دونوں میں لکھا ہوا ہے, اگر آپ اس کے مطابق وقت پہ اپنی لسٹ نہ جمع کرائیں تو آپ کس طرح کل مستحق ہو سکتے ہیں؟ ہم صرف ایک پروسیس کی بات کریں, مگر اگر آپ نے کریٹو انٹرپریٹیشنز یا کلاک کو رول بیک کر کے اگر آپ نے ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہمیں نظر آئے گی, تو اس کے سامنے قانون اور کانسٹیٹیوشنل ٹولز کو استعمال کر کے لا میکرز کا یہ کام بھی ہے کہ اس کا پیرا بھی دے, اور ہمارے پاس جو ٹولز موجود ہیں اس کے مطابق اس لا کو مستحکم کریں اور اس کی ری رائٹنگ کے سامنے کھڑے ہیں. سر آپ کے سامنے ویسے قاسم سوری صاحب کی جو رولنگ تھی اس کا بھی سیناریو سامنے, جس پہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بڑا سراہا گیا تھا اس وقت. جی, بیکاز وہ آئین سے متصادم تھا. ہم ایک شک کو اس کو آئین کے ساتھ سپورٹ کر سکتے ہیں. جی یہ میں تو سنی اتحاد کا وہ جو بھی نام ہے میں تو جانتا بھی نہیں ہوں. سپریم کورٹ نے یہی کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے, اس نے نہ صرف ہماری اس سمبل والے فیصلے کی تشریح غلط کی, بلکہ اس نے آئین کو بھی سبورٹ کیا. جب ان کو جنہوں نے لکھا ہے کہ ہم جو ہے پی ٹی آئی کے ممبر ہیں, مثلا میں نے اپنے فارم میں لکھا پی ٹی آئی کا ممبر ہوں, میں نے اس کے ساتھ حلف نامہ داخل کرایا, مجھے بھی انہوں نے آزاد کر کے بکھیر دیا, ہوا میں پھینک دیا, اور سپریم کورٹ کے 11 ججز نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ فراڈ کیا گیا ہے. اب فراڈ کی بنیاد پر آئینی ادارہ فراڈ کر رہا ہے, اس کی بنیاد کی آپ سزا عوام پاکستان کو دیں گے, آپ آئین کو دیں گے, آپ پاکستان تحریک انصاف کو آپ سزا دیں گے. سپریم کورٹ نے چنانچہ کہا کہ ہم کمپلیٹ جسٹس آرٹیکل 187 کے تحت بھی ہیں, اور جن لوگوں نے, اور یہ ہماری حقیقت ہے کہ یہ ووٹ جو ہے یہ عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ملے ہیں. سنی اتحاد کا تو اپنا سربراہ جو ہے وہ اپنے ٹکٹ پر نہیں لڑا, وہ بھی تحریک انصاف کی ٹکٹ پر لڑا ہے. اور پھر انہوں نے یہی کہا سپریم کورٹ نے کہ ہم اس کو متصور کرتے ہوئے آنکھیں بند نہیں کر سکتے. اگر ایک عوامی آئینی ادارہ غلط تشریح کر کے آئین سے بھی تصدیق کرتا ہے تو پھر ہم اس کو ریکٹیفائی کرتے ہیں. یہ کس آئین کی بات مجھے سنا رہے ہیں اور آپ کو قانون کی باتیں سنا رہے ہیں؟ انہوں نے قانون کی سمت ٹھیک کی, آئین کی جو ہے روح کو بحال کیا ہے, انہوں نے عوام کے مینڈیٹ کو جو ہے ریسٹور کر کے ہمیں پی ٹی آئی کہا کہ جماعت تھی, جماعت ہے اور جماعت رہے گی. رائٹ, بٹ صاحب یہ نہیں مان رہے, بہرحال یہ نہیں مان رہے. نہ ماننے, یہ اب منہ کی پڑے گی نا, جائے نا, شوق پورا کر رہی ہے. بلال صاحب اسے پہلی حکومت ہے. جی کوسا صاحب, الیکشن کمیشن کے سیکرٹری نے بھی وہ ریٹروسپیکٹیولی والے سوال پہ انہوں نے بھی جواب نہیں دیا کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ ماضی سے ہوگا کہ نہیں. نہیں, انہوں نے یہ کہا تھا جی دیکھیے دیٹ از اے معاملہ جو وہ دیٹ از فار دا کورٹس اینڈ دا جوڈیشری. انہوں نے کہا جی باقی آپ جو ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہے وہ تو الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر ایک جو وہ موقع دیا تھا. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے ریزرو سیٹس کے کیس کا فیصلہ ہے نا جی, اس میں پی ٹی آئی پارٹی نہیں تھی.
PTI was never a party. They never had a prayer But Salman for the Raja relief that they साहब- were given. देखिए, why didn't they become a party? इसी तरह इतने बड़े बड़े कानूनदान हैं, खोसा साहब हैं, मतलब और Party इतने थी। बड़े रोस्टर ऑफ कानूनदान हैं। खोसा क्या कह रहे इनको party थी, नहीं, सलमान राजा साहब भी मेरे represent जैसे कर रहे थे। लेमन को नजर आ रहा है कि आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करेंगे तो आपको रिजर्व सीट्स का हक नहीं हासिल होगा। क्या इनके सारे कानूनदानों को नजर नहीं आ रहा था कि एक जमात है जो इलेक्शन नहीं लड़ी हुई है, एक बिलाल जमात है साहब, जो यानी एक कि आप सीट नहीं कहते हैं जीती कि हुई। 8 जजेस का जो फैसला है वो गलत था और चीफ जस्टिस साहब भी गलत थे, ये देखिए, जजमेंट्स गलत हो सकती हैं। सो काजी साहब भी गलत नहीं थे। नहीं, देखिए, एक जजमेंट आई, उसके अंदर आई डेफिनेटली बिलीव दैट अ रिलीफ वाज गिवन दैट वाज नॉट इवन आस्क्ड फॉर, और एक रीराइटिंग और एक क्लॉक को टर्न बैक किया जा रहा है, रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नजर आ रही है, तो बिल्कुल आई स्टैंड बाय दैट। राइट जी, खोसा साहब कमल शौजफ जो है पिटिशनर थी, कमल शौजफ हमारी जी और women सलमान wing राजा साहब की उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। सदर है, विमेन विंग की सदर है, वो भी पिटिशनर थी, और ये पीटीआई को इलेक्शन कमीशन एज अ पार्टी नहीं मान रही थी। मुझे बताएं कि अगर ये एक मुसल्लम प्रिंसिपल असूल है, वो मेरे शागिर्द से पूछ ले जरा लॉ मिनिस्टर साहब से, कि अगर कोई गलती किसी आईनी इदारे की हो या अदालत की भी गलती हो तो उसकी सजा एक सिटीजन को नहीं दी जा सकती है। अगर गलत तशरीह और गलत तजरीक आइन की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि हमारी पार्टी को रिकग्नाइज करने से मुनहरिफ हो गई, तो मुझे बताएं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे रेक्टिफाई कर दिया तो क्या इसे रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या रीराइटिंग ऑफ लॉ कहेंगे? कोई खुदा का खौफ करे, इस मुल्क पर रहम करे, इस आइन को चलने दें, कानून को चलने दें, जमहूरियत को चलने दें। अगर ये नहीं चाहते और ये एस्टैब्लिशमेंट की ही गोद में बैठकर या हुक्मरानी करना चाहते हैं तो फिर अल्लाह हाफिज है। वैसे अगर ये वैसे खोसा साहब इनकी अगर एस्टैब्लिशमेंट की गोद में ये बैठ के हुक्मरानी कर रहे हैं तो आप भी उनकी तरफ देख रहे हैं कि मुज़ाकरात भी उनसे करने हैं, बट खोसा साहब ये प्री कंडीशन मुज़ाकरात के लिए क्यों इमरान खान साहब आयद कर रहे हैं कि वो पहले न्यूट्रल हो जाएं? देखें, मैं अर्ज करूं कि इस वक्त हुकूमत कौन से कर रहा है? हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। इन्होंने किसको 17 सीटों से 105 पे किसने पहुंचाया है? फॉर्म 47 किसने किए हैं? एस्टैब्लिशमेंट ने किए हैं। और वजीर खजाना तो ये अपना रख नहीं सकते, वजीर दाखिला अपना नहीं रख सकते। पंजाब की हुकूमत कौन चला रहा है? ये अपना एक सिपाही नहीं बदल सकती। यहाँ की चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी थी, वही आईजी है, वही एस्टैब्लिशमेंट है। बलूचिस्तान कौन चला रहा है? सरफराज बुगटी किसका जो है वजीर आला है? खोसा साहब, तो अगर सारे मामलात वही चला रहे हैं तो फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सिविलियन सुप्रीमेसी की एक जंग लड़ रही है और उनकी तरफ देख रही है मुज़ाकरात के लिए, फिर तो एक ड्यूअल स्टैंडर्ड जो है वो आपकी जमात का भी नजर आ रहा है। अलीना जरा सुने, देखें, हम यही कह रहे हैं कि आइए हमसे बात करें, आप खुदारा मुहिब्बे वतन बने। 1971 का सानिया मत दोहराएं जब आपने अवाम के मैंडेट को धुतकारा था और 160 सीटों वालों को गद्दार कह के आपने, तो आपने जो मुल्क का बर्बादी की, तबाही की, मत करें वो यहाँ अब पाकिस्तान जो बचा खुचा है। बट खोसा साहब, माजरत के साथ अगर आप उनसे मुज़ाकरात के लिए उनकी तरफ देख रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आइए हमारे साथ मुज़ाकरात करें आर्टिकल 244 की तो नफी के लिए, फिर आप उनको पुश कर रहे हैं कि एक सियासी रोल अदा करें, पॉलिटिक्स में आके अपना किरदार अदा करें। अलीना, बिल्कुल नहीं। हम कहते हैं कि हमारे फॉर्म 47 के अमलदारी करें, फॉर्म 45 को रिस्टोर करें। हम दो तिहाई अक्सरियत के साथ हम पार्लियामान में आते हैं। अगर ये फॉर्म 45 पर अमल करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में नालिश मौजूद है, ये उसकी पेशबंदी करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने वो हमारा टेकअप किया तो आप अंदाजा यकीन करें कि जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम EMS की जो रिटर्निंग जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की वेबसाइट जो उन्होंने भेजे हैं नताइज इलेक्शन कमीशन को, वो उस ऐप पर मौजूद है। वो और फॉर्म 45 के एक ही फिगर्स हैं। फॉर्म 47 बिखर कर नंगा हो जाएगा और हमारे सारे रिस्टोर हो जाएंगे। हमें 2/3 अक्सरियत जो है पार्लियामान में मिलेगी। हम यही कह रहे हैं कि मुल्क को खुदारा चलने दें, मुल्क को चलने दें। बिलाल साहब, कितने फियरफुल हैं आप अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनकी मुज़ाकरात हो जाते हैं? ऑल्दो कि आज एक रिस्पॉन्स आ चुका है खोसा साहब, साले जामिर साहब की खबर है एस्टैब्लिशमेंट ने बिल्कुल वो इंटरेस्टेड नहीं है मुज़ाकरात करने के लिए। उन्होंने एक ना जो है एक नई का पैगाम जो है वो भिजवा दिया है। लेकिन आपकी जमात जो है हुक्मरान जमात कितनी फ्रस्ट्रेटेड है इस वक्त?
आपसे एस्टैब्लिशमेंट, आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को लेके एक बयानिया भी आप नहीं बना सके, तो एक बैगेज है, एक वेट है जो कि अब बजाय इनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो उठाने के लिए तैयार नहीं। कहते हैं इनकी बातों का क्या है जी, कल कहते हैं न्यूट्रल हो जाए, आज कहते हैं मुज़ाकरात नहीं होगी कि अगर इनके एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात? नहीं, देखिए बात ये है कि हमें इनकी किसी बात से जी हम फोकस्ड हैं, वो आपको वैसे रेलेवेंट समझ भी नहीं रहे हैं आपकी जमात को। नहीं, वो जो करना है करें, उनका क्या है जी, कल कहते हैं न्यूट्रल हो जाएं, आज कहते हैं मुज़ाकरात करें, 2 दिन के अंदर ये तज़ाद, इससे पहले जानवर न्यूट्रल होते हैं का बयान तो छोड़ दें। मुझे लतीफ खोसा साहब के साथ हमदर्दी है, बिकॉज हर दिन की नई कालेबाजी को आके जस्टिफाई करना, पहले कहते हैं सियासी जमातों के साथ नहीं बैठेंगे, फिर अचानक छत के साथ लग जाते हैं, फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पे आप अपने ऑफिशियल अकाउंट से कैंपेन चला देते हैं, आर्मी चीफ के खिलाफ आप चला देते हैं। उमर अयूब साहब एक दिन कहते हैं ये लड़वा रहे हैं, दूसरे दिन कहते हैं कि इनके हाथ कुछ नहीं है, अच्छा, एक दिन कहते हैं लड़वा रहे हैं और हम सिपा सलार और फलाना कहते हैं, 5 दिन पहले आप आर्मी और आर्मी चीफ को बुरा भला कहते हैं। इनके लिए भी रोजाना ट्रैक करना अपने लीडर की बातें और ज़हनी तवाज़ुन, मैं ऑनेस्टली आपको कह रहा हूं, इमरान खान साहब को मुज़ाकरात एक साइकाइट्रिस्ट के साथ करने चाहिए। आपको ऑनेस्टली दिस इज व्हाट ही नीड्स, कि आप एक दिन कहते हैं न्यूट्रल हैं, अगले दिन आप कहते हैं न्यूट्रल हो जाएं और अगले दिन आप कहते हैं मुज़ाकरात कर दें, तो फिर वो न्यूट्रल तो ना होए। आप क्या चाहते क्या हैं? लेकिन क्या एक आपका बात ज़हन क्या है? बताइए बिलाल साहब, चार्ल्स ग्लास जो एक इमरान खान साहब के पुराने दोस्त हैं, वसाफी हैं, बरतानिया से वो आए पाकिस्तान, मुलाकात करनी थी उन्होंने, उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से जेल में नहीं हो सकी, उनको डिपोर्ट कर दिया गया, ये कोई खबर सामने आई है? Not in my knowledge, yeah, I'm not ये आपकी aware of this knowledge में नहीं particular है? incident or the circumstances. So he was surrounding it. meeting a journalist और वहां पर आ गई थी पुलिस उनको। नहीं, आई हैव नो आइडिया जी, मुझे इस इंसिडेंट के बारे में ना इस इंसिडेंट के बारे में ना इसके कोई सर्कमस्टांसेस का और पता नहीं ये है। जो ये भी चमगोइयां हो रही हैं कि जो इनके 41 एमएनएज हैं जिनकी एंट्री अभी पार्लियामेंट में आप बहरहाल रोक रहे हैं, उनके लिए हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, उनको भी बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है, वो अपने हल्के में नहीं है। बल्कि खोसा साहब, इन बातों में कितनी सदाकत है सर कि अपने हलकों में नहीं है, वो अपने लॉजेस में नहीं है, वो 41 एमएनएज और इधर उधर जो है वो भटकते फिर रहे हैं और उन पे काफी प्रेशर एक डाला जा रहा है कि वो पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर लें। अलीना क्या करें, ये जितनी फिस्तायत इस दौर में हुई है, इन बेचारे यतीमों को तो मेरी हमदर्दी है। साइकियाट्रिस्ट तो इन्हें चाहिए मेरे ख्याल में, नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को और मरियम बीवी को साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, क्योंकि डिलीवर तो ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो जाहिर है बिलाल साहब कहाँ तक डिफेंड करेंगे। आपका देखेंगे बिजली के बिल आसमान से बातें कर रहे हैं, तेल है कि 10 तरह नायाब हो गया है, आपके बच्चे स्कूलों से आप उठा रहे हैं, लोग जो है अस्पतालों में उनके इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है। जिस कस्म कुर्सी के आलम में इस कौम को झकेल दिया गया है, आप अनकरीब देखेंगे कि सियासी जमातों को ये बेबकत कर रहे हैं, बेवकार कर रहे हैं, तो लोग फिर अपना जो है वो जो सियासी जमातें एक उम्मीद दिलाती हैं, एक आस दिलाती हैं, एक जो है वो शॉक ऑब्जर्वर होती हैं, क्वेश्चन क्रिएट करती हैं, वो खत्म हो जाएगा तो लोग एनआरकी में आ जाएंगे और वो अनकरीब आपके पाकिस्तान में वो कैफियत आने वाली है। आप देखें किसी के बस में कुछ भी नहीं रहेगा, ये गलतफहमी में है। फिर बराह रास्त वो आ जाएंगे, मेरे प्यारे हमवतनों अस्सलाम वालेकुम, ये सारे चोर डाकू हैं, लुटेरे हैं वगैरह वगैरह। और फिर आपको इस किस्म का सिनेरियो नजर आ रहा है? तो और क्या, जब जो कुछ ये कर रहे हैं, क्योंकि इनके पल्ले तो कुछ है नहीं, ये डिलीवर कर नहीं सकते हैं, उनको भी तकलीफ हो रही है कि हम 3 साल से इनको लेकर आए हैं, पापा रोम बनाकर लाए हैं, ताजपोशी के लिए लेकर आए हैं, इन्होंने ना कोई बयानिया बनाया है, ना कोई डिलीवर किया है। अवाम अब रुख अवाम सीधा का सीधा जो है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ पिकेट जो है मुरद इल्जाम उनको ठहरा रही है, लाने वालों को। तो इसलिए वो तंग है इनके साथ, हमारे साथ तो छोड़ देना। बिलाल साहब, मैं चाहूंगी बिलाल साहब इस पे रिस्पॉन्ड करते हैं। बिलाल साहब फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ भी जाना है। रऊफ हसन साहब जो तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अहमद जंजुआ साहब उनके जो एक्टिविस्ट है, इनको उठाया गया और अगेन उनको आज की खबर है कि उनको टीटीपी से लिंक कर दिया गया है। नहीं देखिए, मैं आई एम नॉट फॉलोड द केस टुडे, मगर मैंने देखा था जिस दिन की गिरफ्तारी ये जो संगीन शवाहिद जो मिले हैं, बड़े कोई एविडेंसेस साथ लगे हैं, कोर्ट रूम में आई एम श्योर हो रहे होंगे, मगर माशाल्लाह पीटीआई का कोर्ट ऑफ लॉ में अभी तक प्रूफ कुछ क्यों नहीं हो सका है? 9 मई के वाकयात के भी हवाले से गुज़िश्ता बिल्कुल आप 9 पे मैं तो बिल्कुल आपसे सही कहता हूँ, एक जराइम जो बज़ाहिर सबको नजर आ रहे हैं कैमरे के ऊपर है, बिल्कुल नहीं आपको कोर्ट ऑफ लॉ में जमा कराने आप रोजाना क्लिप्स चलाएं, क्यों नहीं चलाते? लाहौर हाई कोर्ट ने लास्ट वीक लाहौर हाई कोर्ट ने कहा प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब से कि आप जुर्म साबित करें। नहीं बिल्कुल, मैं कन्विक्शंस इन द कोर्ट शुड हैपन सून। सो व्हाई नॉट, मतलब अभी तक हुए ही नहीं है। नहीं बिल्कुल कन्विक्शन शुड कम सून। मैं तो बिल्कुल चाहता हूं कि 3 महीने बाद ही 2-3 महीने के अंदर होनी चाहिए। नहीं इट शुड हैपन। अभी तक तो जमानत उनको मिल चुकी है, तो जुडिशियल सिस्टम, बट इट शुड हैपन। देखिए बात ये वो जराइम है जो सबके सामने हुए हैं, और दूसरी बात ये
کہ اور کیا MM आलम का जहाज जलाया गया आपके सामने, कैप्टन कर्नल शेर खान का मुजस्मा तोड़ा गया, GHQ पे हमला, कोर कमांडर हाउस पे हमला। खान साहब ने 3 दिन पहले खुद कहा कि मैंने कॉल दी थी। देखिए, तो खान साहब खुद भी एतराफ कर रहे हैं इस वाकया कि उन्होंने उस दिन इस चीज को अरेंज किया था। इससे ज्यादा आपको क्या सबूत चाहिए? और दूसरी बात, मैं सिर्फ ये जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे वो RTS डाउन की हुकूमत हो, चाहे वो 9 मई हो, और अब मईशत के ऊपर IMF को चिट्ठियां लिख के मुल्क को डिफॉल्ट करने वाले आईन और मईशत के ऊपर लेक्चर दें, इससे ज्यादा मजाइका खेज बात नहीं हो सकती। खोजा साहब, आखिरी सवाल आपके लिए। इमरान खान साहब ने जी अलीना, ये मजाक है, ये तो आप पढ़ो कि और तुम नमाज मत पढ़ो, लेकिन अगला फिक्रा छोड़ दो जब तुम नशे के आलम में हो। यानी ये कहते हैं जी खान साहब ने खुद दिया। खान साहब का जरा अगर जो भी इनके मुस्लिम लीग नून के कॉरेस्पॉन्डेंट ने दिया है, जिसकी हमने तरदीद की है कि खान साहब ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, मगर वो भी ये था कि पुरअमन रहने के लिए एहतजाज का मैंने कहा है उन्होंने। वो उसको तो बोल कर जाते हैं और उसको कहते हैं ये कन्फेशन है। अच्छा, अल्लाह ताला पाकिस्तान को PTI के पुरअमन एहतजाजों से बचाए। अच्छा, हमने बहुत PTI के पुरअमन एहतजाज भुगते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को बचाए। जो लूट मार जो शरीफ फैमिली सर, लूट मार आपने घिस गई, पिट गई, खान साहब ने शौक पूरा कर लिया, खुदा पहाड़ निकला चूहा। अल्लाह माफी दे, मेरे पास और अरशद इतने शवाहिद है, इतने सबूत कोर्ट ऑफ लॉ से तो ना लूट मार कुछ साबित हो पाती है इवेंचुअली, ना 9 मई भी अभी तक कोई साबित हो पा रहा है। बट लेकिन 14 अगस्त से पहले 190 मिलियन पाउंड केस में आपको लगता है कि कन्विक्शन नजर आ रही है? जी, आई एम नॉट एंटायरली श्योर ऑफ द कोर्ट टाइमलाइंस, बट क्योंकि अभी तक तो कुछ भी नहीं नजर आया, इतने केसेस कर दिए। नहीं, बात ये है कि सारे केसेस, ये जराइम ऐसे हैं जो लोगों के सामने तो प्रूफ नहीं हो पा रहे। देखिए, बिल्कुल कोर्ट्स के अंदर बिल्कुल आई एग्री, द कन्विक्शंस शुड कम सूनर, दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। बिल्कुल, दिस कन्विक्शंस शुड कम। बिलाल साहब कमाल है, वर्डिक्ट का लफ्ज आप इस्तेमाल करते तो मैं कहता कि अनबायस्ड है। कन्विक्शन शुड कम। नहीं, सर, आप 9 मई को आग लगाएंगे, आपके लोग सड़कों पे आएंगे, बिल्कुल द कन्विक्शन शुड कम। आपने तबाही की सड़कों पे आके। मैं आपको एक बात बताऊं, PTI और इमरान खान के अलावा कोई और शख्स उसकी इतनी वायलेंस की जितनी पिछले 10 सालों में, इसलिए तो कानून के मुताबिक नहीं, पिछले 10 सालों के अंदर किसी और शख्स ने इतनी तबाही की होती, डी चौक पे कब्रें खोदी होती, सुप्रीम कोर्ट पे कब्रें टिकाए होते, PTV की बिल्डिंग पे हमला किया होता, जमान पार्क के बाहर पेट्रोल बम फेंके होते, 9 में कोई हमले किए होते, आप कोई और शख्स होता, आप कहते हैं बंदा बाहर फिर किस तरह रहा है? ये दीगर जराइम में क्यों अभी तक जेल में नहीं है? पॉलिटिक्स की गार के अंदर जितनी वायलेंस PTI और इमरान खान ने की है, मुस्लिम शरीफ ने साबका जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के कहा था कि इंडिया में लैंड करे, ये पाकिस्तान की सरजमीन पर इसका जहाज लैंड नहीं कर सकता, 250 बंदा मरता है तो मरता रहे। ये नवाज शरीफ के कलमात हैं जनाब, आपके माशाअल्लाह जो सरबराह है मुस्लिम लीग नवाज साहब। वी हैव टू रैप अप नाउ, बट बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए बिलाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक के बाद हाजिर।